बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का बयान अभी मंजरे आम पर आया ही नहीं था कि वो ऐसे एक बयान जो है जंगल में आग की तरह फैल गया और मीडिया ने फिर उसके ऊपर हर एक के बयानात लेना शुरू किए और ऐसा लगता था तो कहीं तो जश्न का समा है तो कहीं तो हैरत की सूरत बने। सब देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपनी एक्सटेंशन से मुतालिक अपना असूली फैसला सुना दिया और एक प्रोफेशनल सोल्जर का पैगाम जो है वो पूरी कौम पर वाजे कर दिया और कौम के एक बार फिर दिल जीत लिए, जो कि हस्बे तवक्को थी कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन के हक में नहीं होंगे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उनका ताल्लुक जो है एक सोल्जर फैमिली से है, मेजर शब्बीर शहीद के भाई, जिन्होंने उनकी किरदार की तामीर के लिए अहम किरदार अदा किया था और वो बिलाशुबा उन्होंने जनरल राहील शरीफ ने वो किरदार निभाया भी है। अब आगे जो ये लग रहा था कि जनरल राहील शरीफ आगे जाकर एक्सटेंशन उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये बहस शुरू हुई। ये मीडिया में बहस तो शुरू थी, लेकिन एक दरखास्त जो है अदालत में दायर की गई कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके लिए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए उनको एक्सटेंशन 3 साल की मजीद देनी चाहिए, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपना बयान वाजे कर दिया कि वो एक्सटेंशन को बिल्कुल नहीं मानते हैं और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। ये खबर सियासी हलकों में भी जेर बहस रही और सियासी हलकों में और उनके जो निहायत ही मुखालफीन है जो उनको 3 साल का ताना देते थे, उन्होंने भी उसके ऊपर खुश आमदीद कहा और खुश आमदीद के साथ साथ उन्होंने उसको खुश आइंद भी करार दिया। लेकिन ये खुशी के जश्न कहीं किसी ऐसे हलकों में मनाए जाते रहे कि शायद जनरल राहील शरीफ जो हैं करप्शन के खिलाफ जितने भी केसेस हैं अब उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब तो अभी पिक्चर बाकी है, आगे क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने लिए एक और चैलेंज ले लिया है और वो ये है कि 2016 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आखिरी साल होगा और ये अमनो अमान का साल होगा। अब जैसे कि ये भी वाजे हो चुका है कि जनरल राहील शरीफ अब एक्सटेंशन के हक में नहीं है और 2016 अमनो अमान का साल होगा। अपने लिए एक चैलेंज कर लेना ये उनके लिए कितना मुश्किल होगा और पाकिस्तान के लिए अब इस हालात में एक्सटेंशन ना लेने के मामले में पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बदलेगी। लेकिन इसके बरक्स हुकूमती जो है वो खामोशी क्या जाहिर करती है। आज प्रोग्राम में ये नुक्ता उठाएंगे नुक्ता प्रोग्राम में कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पेचीदा होते मसाइल उनका हल क्या होगा। अफगान जो तालिबान है उनके साथ जो मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान एक अहम फरीक है, उन मामलात में जब अशरफ गनी की हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए, और वो संजीदा क्यों नहीं है ये भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाऊं। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर करंट अफेयर्स दुनिया न्यूज। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और सियासत में बहुत ही गहरी नजर रखते हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं और खूब वाकिफ है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और सियासत का क्या ताल्लुक रहा है। खूब अच्छा कमेंट करेंगे। आज कोई बड़ी खबर भी हमें मिलने को मिल सकती है। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, नाकिद हैं सियासी हुकूमतों के और सियासतदानों के। बहुत शुक्रिया सर आपको ज्वाइन करने के लिए। रिजवान रजीज साहब एग्जीक्यूटिव एडिटर नई बात हैं, बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट और सियासत की बात होती है। सर बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सलमान गनी साहब, एक तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का ये इट्स टू अर्ली कि उन्होंने ये बयान दे दिया, या जो इस तरह से ये एक बहस है कि ये अच्छा किया उन्होंने उस सारी जो चमगोइयाँ जारी थी उनका जो है मुंह बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, आपने अपने इब्तदाइये में बहुत सारी बात तरीके से कह दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कन्फ्यूजन ख़त्म की है और उनके इस बयान में जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, जो मेरे नज़दीक बतौर जर्नलिस्ट सबसे अहम फ़िक्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद हर हवाले से मुकद्दम है। उसके साथ उन्होंने ये बात की है। देखें, ये शख्स बड़ा एक सच्चा, खरा और प्रोफेशनल सोल्जर है और उसका अब तक का अमल इस पे गवाह है
और मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन की रवायत है ना, ये अच्छी नहीं होती किसी भी इदारे के अंदर हो, क्योंकि जब एक्सटेंशन एक सहारा होता है, और आप देख लें कि ये जो ज़रबे अज़ब का फैसला है, ये फैसला जनरल कियानी के दौर में हो चुका था, और जब उसे एक्सटेंशन मिली तो वो कहते हैं ना फरेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, कि वो ये फैसला नहीं कर सके। और इसलिए मैंने कहा कि एक सच्चा खरा और प्रोफेशनल सोल्जर है और उसने कन्फ्यूजन ख़त्म की है। लेकिन अहम बात आपने अपने इब्तदाइये में खुद ही कर दी कि इस साल में उनका दूसरा इंपॉर्टेंट बयान है। पहला बयान ये था कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल है, और दूसरा बयान उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा। मैं इसे इस तरह देख रहा हूँ कि शरीफैन ने, दोनों ने एक एक बयान दिया है। एक बयान आया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कि 2016 इकनॉमिक कॉरिडोर के टेक ऑफ का साल है, और सिपा सालार कहता है कि दहशतगर्दी के खात्मे का साल है। ये आलिया वो नुस्खा है जो पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली का नुस्खा है, और उन्होंने अपना टारगेट खुद बता दिया है। आने वाले 10 माह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर उनका इन्हिसार है, सियासी तारीख में उनका नाम किस तरह लिया जाना है कि उन्होंने 10 माह के लिए ये दहशतगर्दी को दफन करना है। ये पाकिस्तानी फौज ने अगर चैलेंज कबूल किया, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अगर जनरल राहील शरीफ ने अपने आप को एक लीडर, एक सिपाही सलार, एक कौम का हीरो, दहशतगर्दी के खिलाफ डट जाने वाला एक लीडर जो है, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया, उसके लिए वक्त लगा उनको ये करते हुए। तो क्या अगर हम दहशतगर्दी की इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि हमें थोड़ा वक्त लगे, और उस वक्त की नजाकत को समझते हुए क्या हम अपने डिसीजन को हुकूमत रिव्यू कर सकती है? यानी सलमान गनी साहब आपका कमेंट लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब को ऐड करना है। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल हम प्रिंसिपली ये आप और हम सब ये अग्री भी करते हैं और पहले से जानते थे कि वो किसी सूरत एक्सटेंशन के हक में नहीं है, लेकिन क्या वक्त की जरूरत है या नहीं है, और हुकूमत क्या इस बारे में सोचती है? क्या वो इस नाजुक मोड़ पर, जब दहशतगर्दी के खिलाफ हम मंतकी अंजाम तक जिसका आगाज जनरल राहील शरीफ ने शुरू किया है, क्या उसको अधूरा छोड़कर जा सकते हैं? जनरल राहील शरीफ या जाने देगी हुकूमत? जो बयान आप जिसकी रेफरेंस दे रहे हैं वो बेसिकली उनकी तरफ से बयान है ऑन प्रूविंग एक्चुअली वंस मोर दैट ही इज अ सोल्जर, वॉरियर, एंड जिस तरह इन्होंने कहा, सही कहा गनी साहब ने, वो टोटली डेडिकेटेड टू द नेशनल कॉज, और वो उन्होंने अपने आप से आर्मी की इंस्टीट्यूशन, आर्मी इंस्टीट्यूशन और नेशनल कॉज को ऊपर रखा। पहली बात, ये जो अच्छी बात है ना, इसमें जरा उसको अप्रिशिएट करें ना, अच्छी बात क्या है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है, और मैं किसी पार्टी की नहीं, हमारा पॉलिटिकल जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर शामिल है बाय द वे, कि सेल्फ को या पर्सन को नेशन से या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाता है। अपना ये बयान देकर कह दिया कि इदारे मजबूत है, शख्सियत मैं आपको ये कहना चाहूं, ही इज सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट। आप इसको भी तो देखें ना, इससे पहले भी तो आर्मी चीफ रहे हैं ना, वो एक्सटेंशन लेते रहे, इससे पहले भी पॉलिटिशियंस रहे हैं जिन पे करप्शन चार्जेस हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो नेशनल सिस्टम है ना, उसमें उन्होंने एक अच्छी रवायत की, एक न्यू ट्रेडिशन की, जो हम कहते हैं ये तो है ही नहीं, वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट। रवायत की ज्यादा जरूरत थी या मुल्क को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज्यादा जरूरत है, या राहील शरीफ की ज्यादा जरूरत है? मैं आप उस पे आता हूं ना, ये तो उन्होंने अपना किया, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है वैलिड पॉइंट है, आई एग्री विद यू कि आगे क्या होता है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मुल्क में अंदर तो एक दिन में हालात आपको पता पाकिस्तान में बदल जाते हैं, दुनिया में भी। सो अभी ये चीज चल रही है, और मैं आपको यहां करेक्ट करना चाहता हूं, इट इज नॉट ये जो आप बार बार यूज करते हैं ना, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये आप टोटल पिक्चर समझेंगे, फिर ये कहानी समझ आएगी ना मसला क्या है, जिसमें दहशतगर्दी इज अ वेपन, क्योंकि कन्वेंशनल अटैक, रवायती हमला नहीं हो सकता, न्यूक्लियर के लिए आपको ताकत है वापस करने की, ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें चाइना का ग्वादर तक कॉरिडोर, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में पीस मेकिंग, पाकिस्तान का रिसेंटली मिडल ईस्ट में ईरान सऊदीया को मीडिएशन कराना, ये सारी पाकिस्तान कमिंग अप एज अ पिवटल स्टेट, पाकिस्तान इमर्जिंग एज अ पावरफुल स्टेट, ये सारी जो चीजें ना उसमें शामिल हैं, जिसमें राहील शरीफ का बहुत कंट्रीब्यूशन है और लोगों का भी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो टोटल पिक्चर है ना, आप उसमें देखें इसको, तो उस सेंस में अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली ही हैज अ रोल। ये आगे आई टोटली एग्री विद यू, और ये नहीं है कि दूसरे आपके आर्मी में अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, आपके बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं और वो भी यही रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑन गोइंग हो ना, मैन इन द सैडल, घोड़ा जब रेस दौड़ना होता है ना, तो उस पर रस्ते में मिडवे यू डोंट चेंज। अब जॉकी और राइडर या हवाई जहाज का पायलट लैंड करने से पहले नहीं आप चेंज करते, एयरपोर्ट पे लैंड करा के चेंज करते हैं।
सो इसको देखना ये है कि आगे होता क्या है। मुझे स्माइल समझ नहीं आ रही रिजवान रज़ी साहब की, इसलिए मैं स्विच ऑन करूंगी रिजवान रज़ी क्या होता है, मैं आपकी तरफ आके स्विच ऑन करूंगी रिजवान रज़ी साहब को, क्योंकि उनकी स्माइल मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और ठीक है, अब मुझे ये बताइए रिजवान रज़ी साहब, मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करूंगी, और वो ये है, ये नहीं कहूंगी कि ये कितना खुशाइंद है, कितना कितना इंपॉर्टेंट है, वक्त की क्या नजाकत है, किस किस ने जश्न मनाया ट्वीट, क्योंकि आप तो ट्विटर पर बहुत एक्टिव है। देखिए बात ये है कि शुक्रिया राहील शरीफ जो प्रमोट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, कल बड़े मगमूम नजर आए, और मुझे लगता है कि राहील शरीफ साहब जो हैं उनको डॉक्टर कदीर खान बनाने की कोशिश ना की जाए, और हमें तमाम मुहब्बे वतन लोगों को जो इंस्टीट्यूशन से मोहब्बत करते हैं और अदारों को स्ट्रॉन्ग होता देखते हैं, इसके अंदर मुदाफ़त भी करनी पड़ेगी और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारी दुकानें कल बंद हुई हैं। हमारे कुछ सियासतदान थे जो GHQ के साथ राब्ते होने की कुर्बत का दावा करते थे। हमारे कुछ एंकर्स हजरात थे जो कि जनाब बताते थे कि बस मैं वहीं से उठ के आ रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम लोग यकसुई के साथ एक्सटेंशन के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, बयानात दे रहे थे। एक तो वो लाल हवेली वाले सियासतदान ने तो ये कहा जब धरना खत्म हुआ कि बस ये अक्टूबर तक की लीज मिली है। जब अक्टूबर गुजर गया तो उन्होंने कहा ये जनवरी से मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जनाब हो जाना है, सब कुछ हो जाना है। ये उनके दो बयानात जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आपने रिसेंटली बयान नहीं देखा, कल का बयान ज्ञानी की तरह अब लगता है कि इसने भी जो है ना मुझे उनके बयान के ऊपर थोड़ी सी मुझे उनका वो बयान याद आ रहा था कि जो कल उन्होंने कहा है कि जनाब इसको भी उन्होंने ट्रैप कर लिया है और ये किया और वो किया। अब देखिए इस तरह की बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं जो कि अफवाह साजी और विम्जिकल एक्सप्रेशन और विम्जिकल स्टेटमेंट जो थे, अपने माइंड की ख्वाहिशात जो थी उनको बेच रहे थे। देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ एक ट्रेजेडी ये होती है कि जिस दिन वजीर आजम हलफ उठाता है उसी दिन से उसके जाने की डेडलाइंस देना शुरू कर देते हैं। इन्हीं डेडलाइन में जरदारी साहब 5 साल पूरे कर गए और इन्हीं डेडलाइन के अंदर नवाज शरीफ साहब भी चल रहे हैं। जो मार्च की डेडलाइन थी, मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट के बाद वो अब उठ के नवंबर पे चली गई बड़े आराम से। तो ये एक जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हटेगी। अब देखिए 2,500-3 हज़ार पॉइंट निकल गए स्टॉक मार्केट से इसी अनसर्टेनिटी के बायस के मार्च तक पता नहीं क्या हो जाना। अब ये तय हो गया कि इंस्टीट्यूशंस अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन करेंगे। और दूसरी बात है आपका मतलब ये है कि अब जो है खतरा नवाज शरीफ साहब में भी खतरा टल गया। शहीदों की फैमिली है ना, एक साइड पे उनकी अपनी फैमिली की ट्रेडिशन, रवायात, जिसे कहना चाहिए रेपुटेशन थी, और दूसरी साइड पे कुछ पॉलिटिकल गेन्स थे जिनके साथ हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स भी अटैच होते हैं। अगर हम पिछले फौजी डिक्टेटर्स का देखें तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी और फैमिली ट्रेडिशन को मेंटेन किया है और उन तमाम लोगों को झटक दिया है जो उन्हें घेर घेर के किसी और तरफ लाना चाहते थे। और उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म का जो है ना वो भरपूर जो है वो मुजाहिरा किया है। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत कहाँ पर है, इस सारे मामले पर हुकूमत का अपना क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरफ जाना चाहती होगी। क्या हुकूमत अभी भी इस हक में होगी कि जनरल राहील शरीफ साहब को फोर्स किया जाए या उनको इंसिस्ट किया जाए या उनको कायल करने की कोशिश की जाए कि एक्सटेंशन वक्त की जरूरत है। यहां पे जाने के एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है खित्ते के लिए, मुल्क के लिए, और जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हालात किस तरफ जाएंगे हमें ये नहीं पता होता कि APS हुआ है उसके 1 साल बाद फिर हमें जो है पाचा खान यूनिवर्सिटी वाला अटैक भी देखना पड़ेगा। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसी तनाजुर के लिए अहमियत और बढ़ जाती है कि जब हम एक इंस्टीट्यूशन जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसके सरबराह की जब तोसी का मामला, एक्सटेंशन का मामला या उसकी रिटायरमेंट का मामला है तो अहमियत इख्तियार कर जाता है और इसके ऊपर बात करना लाजमी हो जाता है। सलमान गनी साहब, हुकूमत कहाँ है, हुकूमत के हुकूमती हल्के क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो हुकूमती हल्कों के बहुत करीब हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमती हल्के ये समझ रहे हैं या उन्होंने ये एक किस्म की खबर जो है वो फैलाई थी कि एक्सटेंशन के मामले पर कि राहील शरीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं हुकूमती हल्कों की जानिब से क्या तासुर लिया जा रहा है और वो
किस तरफ जाना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं कि यही मशअले राह हमारे हुक्मरानों के लिए भी होना चाहिए कि अगर आप अदारों की मजबूती की बात करते हैं, अदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर मेरिट अदारों के अंदर होगा तो जनरली एक तस्वीर पाकिस्तान की अच्छी बनेगी। जहां तक आपने हुकूमत की बात की कि उनका, देखिए मैं अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक बात कह सकता हूं कि एक तो इस जर्नैल का कोई सियासी एजेंडा नहीं, और ये फैसला जो है ना, ये ज़रबे अज़ब का फैसला सिर्फ जनरल राहील शरीफ का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तानी फ़ौज का फैसला है। मैंने अभी पहले इसलिए कहा था कि आगे वही जाता है, तारीख में उसका नाम ही रकम होता है जो कुछ करके दिखाता है, कि पॉलिसी यही थी कि यानी साहब कर नहीं सके थे, एक्सटेंशन ले ली थी और इसने करके दिखा दिया। लिहाजा मेरे से मेरी ज़ाती राय पूछ रहे हैं तो इसी शख्स को खुद पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए कि इसने रिजल्ट्स दिए हैं, इसने ये यकसू है, ये संजीदा है। रिक्वेस्ट करेगा फॉर व्हाट? जी कि जी आप ही आगे चलें, इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि पाकिस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उन्हें ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौम आपकी तरफ देखती है। आपने कहा था कि पाकिस्तान का मफाद आपको मुकद्दम है, तो आज पाकिस्तानी कौम और हम ये चाहते हैं कि आप इसे आगे एज सिपा सालार आप ही रहें। और ये बात ब्रिगेड साहब इसकी तायद करेंगे कि आप अमेरिकन हिस्ट्री में देखें, वहां भी जनरल मार्शल को एक्सटेंशन मिली थी कि उस वक्त वहां हालत जंग थी। आज हम हालत जंग, हमारा प्रोस्पेक्टिव जो है वो भी यही था, हमारा नुक्ता नजर भी यही है कि हालत जंग में ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, मे भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर अहम है। जनरल राहील शरीफ ने एक और भी जो है वो मामले को बहुत ही सीरियस लिया था, और वो था करप्शन का मामला। और अब जो जितने भी उनके मुखालफीन हैं, नाकदीन हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं कि अब कोई करप्शन के खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं करने वाला, अब तो राहील शरीफ साहब चले जाएंगे। जी, आपके ख्याल में जो हुकूमतों में या सियासी जमातों में मौजूद है, इस ऐलान के बाद करप्ट लोग खुश हो गए आपके ख्याल में? सर तारीख का दायरा नहीं रुकेगा। नादिर मीर साहब, आप क्या कहेंगे कि फिर वो जो उम्मीद थी हमें कि करप्शन के खिलाफ भी कुछ होगा, क्या इसके बाद हम समझे कि अब इस तरफ तो कोई भी नहीं आएगा और इन जो जितने भी करप्ट अनासर है इनको कोई भी पकड़ेगा नहीं? पाकिस्तान का दफा करप्शन के खिलाफ या इस तरह की तमाम जो पाकिस्तान की कौम है उसके खिलाफ जो भी एक्टिविटीज हैं इस नेचर की, उसके खिलाफ ये कौम की रिक्वायरमेंट, नेशनल रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान के लोगों की रिक्वायरमेंट है। जनरल राहील शरीफ ने इसको बहुत बहादुरी से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लिया। ये सलमान गनी साहब जो क्या इन्होंने भी कहा, मैं टोटली एग्री करता हूँ, माशाल्लाह सीनियर भी हैं और उनकी बड़ी विजडम होती है इनकी बात में। देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक जंग में है, मैंने टोटल वॉर देखे ना आप, खाली एक दहशतगर्दी का तो एक बहुत बड़ा है, दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ग्वादर जो बन रहा है आपके लिए, जिसमें वो गाड़ी जीप खुद चलाते रहे हैं और बहुत सी और चीजें हो रही हैं। तो ये कहने का मतलब है कि देयर इज अ टोटल पिक्चर, बिगर पिक्चर। उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन रिक्वेस्ट द आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के, ये नहीं है कि इशू ऑफ एक्सटेंशन वगैरह, लेट से ये जिस तरह भी आपका इंसिडेंट हुआ है, ये आपका चरसदा में अल्लाह ना करे इस टाइम फ्रेम में बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अफगानिस्तान में हालात या इंडिया के साथ कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे, बुरे नजर आ रहे जो, और अगरचे पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? गवर्नमेंट हो सकता है उनको खुद कहे कि जी थोड़ा सा आप गुजार ले, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिम टेकिंग एक्सटेंशन एंड एक ऑन गोइंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर। तो दोनों में फर्क है ना, एक होता है पीस टाइम, देखिए दोनों को दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक होता है पीस टाइम एक्सटेंशन ऑफ सर्विस व्हिच शुड नॉट बी देयर, मैं खुद कहता हूं कि नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक और चीज जरूरत है, एक और स्त्री जिस तरह आप अभी एंकर काम कर रही है, तो इसकी मिसाल है कि अभी कोई और एंकर लेकर आपके इंटरव्यू के दरमियान बैठा दे, तो कहेंगे भाई इसको इंटरव्यू तो कंप्लीट करने दो, ये पैनल डिस्कशन उसके बाद आए, क्योंकि जो भी अगला आता है वो आपसे अच्छा। मेरा टाइम अगर 7 से 8 है, मेरा टाइम 7 से 8 है और मैं 8 बजे वाले का टाइम तो नहीं ले सकती ना, मैं 8 बजे वाले का टाइम नहीं ले सकती। ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो इसलिए इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन रिजवान रजी साहब, आप क्या समझते हैं कि आप अग्री करते हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ करेगी? हुकूमत जनरल राहील शरीफ से मुतमईन है, आने वाले से खौफजदा होगी? क्यों वो ये स्टेप लेगी कि वो खुद रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक्सटेंशन लें, जबकि खुद ही ये सियासतदान तो इसके खिलाफ इतने बड़े बयान देते हैं और हुकूमत खुद कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी? देखिए, हुकूमती पार्टी के बहुत अहम लोग जो हैं उनसे जब ज़ाती मजालिस में इंटरेक्शन होता था तो वो इस हवाले से इसी तरह की बातें करते हुए लगते थे कि जी एक्सटेंशन जो है वो
देना पड़ेगी या प्रेशर बढ़ रहा है या ये हो रहा है या इस तरह की बातें होती थी। ज़ाहिर मीडिया पे अभी नहीं आई, मैं स्क्रीन पे आई थी। जनरल साहब ने उसको करके डिनाई करके एक इस तरह की अफवाहों का या अगर हम कह लें कि कोई प्रेशर की बात हो रही थी उसको डिफ्यूज किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इंस्टीट्यूशन के हवाले से। दूसरी बात यह है कि एक साहब जो थे दुबई में बैठे हुए हमारे साबिक सदर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि जनाब आप तो 3 साल के लिए आए चले जाएंगे और उसके बाद तो उन्होंने ये साबित करना है कि अगरचे मैं 3 साल के लिए ही आया था और मैं 3 साल में ही चला जाऊंगा, लेकिन जो करप्शन के खिलाफ, देखिए करप्शन के खिलाफ राहील शरीफ साहब एक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन सर सब इकट्ठा हो गए ना, जनरल राहील शरीफ क्या करें, सब इकट्ठा हो गए। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है इन मामलात को देखें आप लोग। हाँ, करप्शन के खिलाफ इंस्टीट्यूशन एक्ट कर रहा था या बद नजमी के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जात नहीं चल रही। वो तो एक फिनोमिना है ना, उस पूरे इंस्टीट्यूशन का इंडिकेटर है ना, रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सर आईना होता है ना, एक शख्सियत, एक सरबराह आईना होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, और जनरल राहील शरीफ साहब की शख्सियत में वो शफाफियत नजर आ रही थी कि वो बायस नहीं है। लेकिन बात देखिए ना, दूसरी साइड पे इंस्टीट्यूशन भी तो है ना। अगर आप एक शख्स को रिटेन करने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को या एबिलिटी को डिनाई कर रहे हैं कि अदारा नहीं कर सकता इस शख्स की। देखिए अदारा वो है, अदारा उसने रहना है, इदारा कर रहे हैं सर, इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ ये लिया जाता है कि जब भी कुछ तब्दीली आती है, कोई स्टैब्लिशमेंट में आती हो, सियासी तब्दीली आती हो, उसको हजम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा। तहिया कर ले, वो हो जाता है कि खुदा का फजल करम हो रहा है और आपका अज़म और हौसला हो। आज जनरल राहील को आप और मैं बैठ के क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उस शख्स ने डिलीवर किया है। जहां तक आप इसे मुंसलिक कर रही हैं, जहां तक आप मुंसलिक कर रही हैं कि जी करप्शन के खिलाफ, देखें बात ये करप्शन के खिलाफ फौज के पास मैंडेट नहीं है। आईनी तौर पे मैंडेट तो हुकूमतों के पास है, और हुकूमती अदारे, जब आपके जो करप्शन के सद्देबाब के लिए अदारे हैं वो यहां तक खुद करप्शन में मुलव्वस होंगे, वो क्या डिलीवर करेंगे। देखिए ये प्रेशर गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, गवर्नमेंट के ऊपर मौजूद है, और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब किसको लाहौर की से सड़कों पे घसीटने की बात कर रहे थे। ये कर्ज है कौम का मुंतखब लीडरशिप पे कि इस मुल्क की जड़ों को हिला दिया करप्ट लोगों ने, डाकुओं ने, कातिलों ने, बैंड माफिया ने, कब्जा ग्रुपों ने नहीं। लेकिन बात यह है कि आप जो जिस शख्स का जो क्रेडिट है ना, देखिए बात यह कि ये ब्रिगेड साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, जब एक शख्स को एक्सटेंशन मिलती है ना, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, 102 लोगों की प्रमोशन रुक जाती है। फौज का इदारा बड़ा मोतबर है, बड़ा मजबूत है, बड़ा मौसर है। आज दुनिया भर के अंदर जनरल राहील शरीफ को जो एप्रिसिएशन मिल रही है वो फौज के किरदार की वजह से मिल रही है। देखें सिपा सालार का अपना नाम जरूर होता है, मैं समझता हूं फौज का इदारा बड़ा मजबूत है, और ये पॉलिसी फौज की पॉलिसी थी। इसी फौज के अंदर मुझे कई सारे जनरल राहील शरीफ और नजर आ रहे हैं। बात यह कि अगर उन्होंने ये डिसीजन किया है, उन्होंने ये कहा कि मेरे इदारे के अंदर मेरिट है, वो इस बात का एहसास कर रहे थे। और आप और मैं बैठ के जब बात कर रहे थे ना, उन्हें सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मेरा मकसद बड़ा मोतबर है, मुझे उसमें जाने की कोशिश ना करें, पाकिस्तान का मुफाद मुझे मुकद्दम है। मैं समझता हूं कि यह बात सिर्फ जनरल राहील शरीफ तक नहीं रहनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी यह कहना चाहिए कि बाकी इदारों के अंदर भी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आपने खुद ही वाजे कर दिया ना कि वक्त की जरूरत और हालात की नजाकत को समझते हुए नवाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्मी चीफ साहब को। मुझे इस वक्त जो क्वेश्चन नेक्स्ट करना है वो है हमारे हालात और हमारी खारजा पॉलिसी से मुतालिक। वो यह है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने हमारी खारजा पॉलिसी में भी बहुत अहम रोल प्ले किया। वो जहां पर भी गए, अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने अहम अचीवमेंट्स वहां से की, और उनका एक जो इमेज है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, बर्तानिया हो, रशिया हो, क्योंकि वहां पर भी एक रोल आपको एतराज है, आपको एतराज है। अच्छी बात है, मैंने कहा कि खारजा महाज पे भी एक रोल बना, इसलिए कि हम हालत जंग में हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और हमारा सिपा सालार वो है, सिपा सालार वो है। इसीलिए जनरल राधे मीर साहब, इसके ऊपर क्या हमारी जो खारजा पॉलिसी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, और खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को और उजागर किया है, तो ये सारे मामलात भी हमें देखने हैं। पाकिस्तान एक इमर्जिंग स्टेट है, इस खित्ते में पिवटल स्टेट है। अब पाकिस्तान वो पहले वाला जो इनसिक्योर पाकिस्तान था वो नहीं है। जिस सारे फैक्टर्स हमने गिने हैं वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। उसमें जनरल राहील शरीफ ने मिलिट्री डिप्लोमेसी कह लें, डिप्लोमेसी कह लें, काफी रोल प्ले किया इसके अंदर पॉजिटिव। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना,
इसको रीहैश करने की जरूरत है। बेसिक फॉरेन पॉलिसी पूरी जो आपका सब्जेक्ट आपने सवाल पूछे, फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो एक चीज पे बेस्ड होती है। रिविजिट के लिए मेरा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान के मामले पर हम 4 अफ्रीकी मुज़ाकरात में जा रहे हैं और उसके मामले पर जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो तो डिनाइल में जा रही है, पाकिस्तान को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं कर रही है। 4 सदा के वाक़े को लेके कह रहे हैं वो ओके हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है दहशत गर्दी के खिलाफ, तो हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? पहले तो फॉरेन पॉलिसी, फिर अफगानिस्तान पॉलिसी, एक एक करके पहले ऊपर पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर बात कर लें। एक सेकंड, फॉरेन पॉलिसी एक लफ्ज में नेशनल इंटरेस्ट है। ये लंबी चौड़ी कहानी की डेफिनेशन की जरूरत है, नेशनल इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान के साथ खिलाफ नहीं, हमारे पास बहुत लेवरेज है, हमारे पास काफी कुछ है करने को, तो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह इंडिया के पास देखें, इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है ना पाकिस्तान की इस वक्त, वो जो बाकी दुनिया से रिलेशनशिप इससे फर्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इंडिया को इस तरह मिलते हैं या सोचते हैं कुछ लोग कि जिस तरह हम चाइना को मिल रहे हैं, टर्की को, सऊदी अरब। इट इज नॉट लाइक दिस, एवरीबॉडी इज नॉट जस्ट यू एलाइड टू यू और फ्रेंडली टू यू। और तो कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान का आपका जो सवाल है, अफगानिस्तान में हमारे पास बहुत सारे लेवरेज हैं उनके साथ डील करने के लिए, इनको लेकिन अभी तक हमने इस्तेमाल वो इसलिए नहीं मिल रही। नहीं देखिए ना, रीजन है ना, आप खुद क्लियर ही नहीं है। आप किसी ने कहा जी पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। नहीं मैंने मेरी गुजारिश सुनिए, पहले मुझे के बारे में आप कह सकते हैं कि वो क्लियर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो डील कर रहे हैं उनके बारे में सब क्लियर है। खाली हुकूमत को ब्लेम ना करें, क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। खाली हुकूमत को ब्लेम ना करें, फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप मीडिया पे डिबेट कर रहे, दुश्मन को आना आपका, मैं ये सवाल पूछता हूं, पहले ये आइडेंटिफाई करें ना, अमेरिका का दुश्मन बदलता रहा ना, कभी रशिया था, कभी सद्दाम हुसैन था, कभी गद्दाफी था, अभी दैश बना लिया दुश्मन। आपका दुश्मन कौन है? आप मतलब आप दुश्मन क्लियर करें ना, दुश्मन कौन है? ये जो दहशतगर्द है ना, दहशतगर्द कौन सा मुल्क है? देयर इज नो दहशतगर्द कंट्री, स्टेट नहीं है। ये एक मींस है, एक मेथोडोलॉजी है। बेसिक दुश्मन आपका इंडिया है। इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, पॉलिसी को रिविजिट करें, रिविजिट करने की जरूरत है। अफगानिस्तान से मुतालिक जो हमारी पॉलिसी रही है, क्या वो हम अफगानिस्तान में इंडिया दुश्मन आप और सानह 4 सदा के बाद जिस तरह से अशरफ गनी की हुकूमत ने डिनाई कर दिया कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, तो हमारा अब क्या डिसीजन होना चाहिए? देखिए, क्या वो कबूल करेंगे कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई है तो आए आप एक्शन कर ले, ये कर ले। हर मुल्क का जो रवायती बयान होता है वो यही होता है, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक और बड़ा सर आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर आपकी हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया। जब पठानकोट का वाकया हुआ तब आपने उसके ऊपर कमेटी बना दी, एक्सेप्ट नहीं किया तो कमेटी कैसे बन गई? सर जी, हम उन्हें कह रहे हैं कि लाइए, आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है तो आप हमें दीजिए और हमें वहां तक एक्सेस दीजिए। किसी कमेटी का नहीं कहा जी, उन्होंने तो किसी कमेटी का नहीं कहा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने तो डिनाई कर दिया, सिरे से डिनाई कर दिया। हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मैसेज दिया, हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मैसेज दिया कि हम इन्होंने कोई इल्जाम लगाया, आए जी हम बात कर लेते हैं बैठ के, क्या है जी आपके पास सबूत क्या है इस इल्जाम का? अब वो सबूत लाएंगे ना, कोई सबूत तो देंगे ना उन्होंने। वो जो उन्होंने अब तक सबूत दिए वो हमने कहा जी ये तो देखें, आप खुद देख लें, ये तो एडमिसिबल एविडेंस ही नहीं है, कोई और सबूत दीजिए। फिर हमने ये किया, क्यों गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार नहीं किया, हमने हिफाजती कस्टडी में लिया और ऑन रिकॉर्ड, अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया। यहाँ पे ब्रेक लेनी, नादिर मीर साहब यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये हम नुक्ता उठाएंगे कि अफगानिस्तान से जो मामलात है, और अगर अफगानिस्तान जो है वो किसी किस्म का पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो आखिरी ऑप्शन क्या हॉर्स परसू का हो सकता है या नहीं हो सकता? हमें उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? और अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है उस मामले पर अमेरिका क्या रोल प्ले कर सकता है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, इसके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे? पॉलिसी कमजोर है, उसका सिंपल प्रूफ ये लेटेस्ट कि पठानकोट के ऊपर, जो पठानकोट में जो भी हुआ उस पर अमेरिका, फ्रांस, कुछ और मुल्कों ने आपको कहा कि जी आप कुछ करें उस सिलसिले में। और जो आपके बच्चों को 4 सदा में शहीद किया गया अफगानिस्तान से आके, उस पे किसी ने नहीं कहा दिस इज। लेकिन सर आपके वज़ीर आज़म ने तो तारीफ कर दी, मोदी साहब के फोन की और उसकी मुज़म्मत की और उनके जज्बात की कि वहां से फंडिंग हो रही है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उसको जो है उसकी तारीफें कर रहे हैं। आप ये क्लियरली नहीं बताएंगे, जो जिस तरह इंडिया कहता है, तुर्की कहता है, ईरान कहता है, रूस कहता है, अमेरिका, हर मुल्क कहता है कि इसने ये किया, ये दुश्मन है, जब तक आप ये क्लियरली नहीं कहेंगे आपका ये नुकसान होगा। सो यू नीड टू क्लैरिफाई कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है। हम क्लियर हैं कि इस वक्त हम इस
इस मोड़ पर हैं या इस हालात में हैं कि हम डिक्लेयर कर सके कि दुश्मन और दोस्त क्या है, या इस वक्त के ग्लोबल जो दुनिया है इसमें ये तय करना बहुत देखिए मुश्किल है। ब्रिगेड साहब ने जो बात की है ना कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ना हमारी खारजा पॉलिसी इतनी कमज़ोर है। अभी कल की बात है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव और हमारे सिपा सालार सऊदी अरब और ईरान गए थे, और पहली दफ़ा है कि सऊदी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आया था उसने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा आते हैं, फिर सऊदी वज़ीर दिफा आते हैं। पाकिस्तान का इलाकाई तौर पे अहमियत और हैसियत बढ़ी है। जहाँ तक इंडिया की बात है, आपने कहा कि जी मोदी साहब यहाँ पर आए थे, मोदी साहब कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। देखिए हम जब कहते हैं कि चाइना हमारे से पीछे खड़ा है, मैंने ये कहा मोदी साहब यहाँ पर आए। एक छोटा सा मामला क्लियर कर दूं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कि जो अफगान इशू है ना, कि अमेरिका को पता है कि वहाँ कौन रोल अदा कर सकता है। आप दुरुस्त कह रही हैं कि वो जो अशरफ गनी साहब वहाँ की पॉपुलर लीडरशिप नहीं है, वहाँ की बहुत बड़ी हकीकत तालिबान है। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद अमेरिकन कहते हैं कि उनसे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तालिबान के साथ अगर आप कोई मुज़ाकरात की टेबल पर जा रहे हैं, 4 जो ममालिक हैं वो मुज़ाकरात करें, लेकिन अशरफ गनी जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले ये कहा जाता रहा पाकिस्तान हर जाने के लिए उनको एक दफ्तर तालिबान को खोलना चाहिए, लेकिन अशरफ गनी ने डिनाई कर दिया है कि उनको किसी तालिबान को दफ्तर नहीं खोलना चाहिए। सिर्फ अगर 2 मिनट दे दें, आप जब अशरफ गनी को डिस्कस करती हैं तो वहां पर एक अब्दुल्ला भी है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके अंदर कंफ्यूजन है। और पाकिस्तान की अहमियत क्यों बनी है कि अफगानिस्तान के हवाले से आपको याद है कि पिछले माह इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पहली दफा जो चेंज आई है ना अफगानिस्तान के हवाले से, वो चीन का बहसियत मुबस्सर इस सारे मामले में आना है, क्योंकि चीन का रोल इलाकाई रोल बढ़ रहा है, चीन आपके साथ खड़ा है। और अमेरिका मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ये दहशत गर्दी की जंग जिसे हम बैठ के कोस रहे हैं, ये किसकी जंग थी? ये अमेरिका की जंग थी। आज हमें वो लगाए हुए बीज काटने पड़ रहे हैं। 60,000 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। हमारा बेड़ा गर्क करके अमेरिका ने अपना वजन किसके साथ डाला? इंडिया के साथ। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, और अब पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान वो भी तो इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का रोल, जब हम हर दुनिया आपकी तरफ क्यों देख रही है? जब आप अपने आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का इलाकाई रोल है। और आज इंडिया के जो आंखों में खटक रहा है पाकिस्तान, इसलिए खटक रहा है कि एक तरफ चाइना आपके पीछे खड़ा है, रशिया आपसे मुआहदे कर रहा है, अमेरिका को आपसे आपकी अफगानिस्तान में जरूरत है, और आप दूसरी तरफ इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से इक्तिसादी बहाली और तरक्की की मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कमजोर हम कोई नहीं है। आपने ये कह दिया। आप देखिए जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पठानकोट पे वाकया हुआ, उन्होंने फोन ठीक है आधा इलाज हो जाता है, लेकिन इलाज जो है वो किसके पास है और इसको डायग्नोज कब कर पाएंगे? हमारी पॉलिटिकल लीड जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। सुने, चाइना का, रशिया का, ये जो जितनी बातें कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, मैं तो खुद कहता हूं, लेकिन इंडिया के ऊपर जो भी रीजन उसके समझ लें, इंडिया को दुश्मन कहने में, इंडिया रॉक ये करा रही है वो करा रही है, उसमें इनको कहने में इनहिबिशन होती है। इसकी वजह से देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। इंडिया पठानकोट पे आपको कहता है देखिए आप टिट फॉर टैट की पॉलिसी रखिए, डिस्प्रोपोर्शनेट, आप बोले पीस करेंगे हम पीस करेंगे, अमन करेंगे हम अमन करेंगे, वो हमारे पे कुछ करेंगे तो हम जवाब दे सकती हैं। जब तक आप एसिमेट्रिकल डेटरेंस यानी वापस कार्रवाई करने की जो भी कार्रवाई है, वो खाली उसमें फौजी कार्रवाई नहीं है, उसमें डिप्लोमेसी है, मीडिया पूरी लिस्ट होती है ना कार्रवाइयां जो आप कर सकते हैं, एक स्टेट रिपब्लिक आपके पास। आप इंडिया के मतलब अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, बाय द वे दी पाकिस्तानी प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान इज इंडिया। इंडिया इज द स्पॉइलर। जब तक आप इस मसले को नहीं समझेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक जो हमारा एक विजन है, जो हम जितने संजीदा हैं, जो हमारी प्लानिंग है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है अभी तक। जितने भी पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तानी तालिबान थे या जो पाकिस्तान के दुश्मन कह सकते हैं, वो अफगानिस्तान में जाकर बैठ गए। अब अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, वो उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अटैक कर रहा है। हमें करना क्या चाहिए? जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। देखिए ये पाकिस्तान मोटरवे पे जाते हुए 120 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी को आप यू टर्न नहीं ले सकते। आपको पहले उसे स्टेटिक पोजीशन के अंदर, साकिन पोजीशन के अंदर लाना है, फिर आपने इंडिकेटर देना है, फिर आपने यू टर्न लेना है। अफगानिस्तान के इशू के ऊपर हमने 120 की स्पीड के ऊपर यू टर्न मारा है, तो गाड़ी उलटना थी, डैमेज होना था। देखिए वो लोग जो कि कुछ देर पहले तक मुजाहिदीन के नाम के ऊपर हमारे यहां पनाह गुज़ीन थे, हम उनके सरपरस्त थे, वही लोग अगले दिन तालिबान के नाम के ऊपर जो थे वो हमारे दुश्मन ठहरे।
और वही लोग अब दाइश के नाम के ऊपर काबिल गर्दन ज़दनी हो गए, लोग वही, ठीक है। तो हम अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, हम अपना बयानिया बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया बदलती रही, रूस बदलता रहा, इस्राइल बदलता रहा, अमेरिका ने कई बार बदली। उनके अपने मफादात होंगे, उनके अपने मफादात तो हमारे भी मफादात है ना सर। देखिए इस कौम के साथ दो झूठ बोले गए, इस कौम के साथ दो बहुत बड़े झूठ बोले गए। एक स्वात का जो कि साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो वीडियो जाली थी, दूसरा लाल मस्जिद का जो आप आइंदा चंद महीनों के अंदर साबित होता हुआ देखेंगे कि एक डिक्टेटर ने मगरब को यह बताने के लिए कि मैं काबिल कबूल हूं वरना इंतहा पसंद इस्लामाबाद ले गए, उसने ये सारा ड्रामा रचाया था। उसके नतीजे के बाद हम नहीं संभाल पाए इस मुआशरे को। ये दो झूठ जब तक क्लियर नहीं होंगे, हम एज ए नेशन इससे माफी नहीं मांगेंगे। झूठ क्लियर करने की जरूरत है, इस वक्त कौम को बचाने की जरूरत है। उसके नतीजे के अंदर आपकी सोसाइटी की बुनियाद खराब हो गई, आपकी सोसाइटी की जड़ों के अंदर बारूद भर गया। देखिए 2006 तक सिर्फ 8 खुदकुश धमाके हुए थे या 9, और 2006 के बाद लाइनें लग गई हैं, सिर्फ एक साल में 80 खुदकुश धमाके होते हैं। आप क्यों नहीं इस हमाकत को, वो जो एनजीओ माफिया है जिन्होंने डॉलर कमाए, जिन्होंने पाउंड समेटे, उस वीडियो के नतीजे के अंदर इस रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। आपने जो सवाल किया कि दहशतगर्दी का सदेबाब, देखें आज पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से कंसेंसस है, कौम अपनी फौज की पुश्त पे है। और वो जो बार बार कहा जाता है कि कौमी एक्शन प्लान, देखिए कौमी एक्शन प्लान की 20 शिकों पे भी आप अमल दरामद कर देंगे ना, कुछ जो चीजें आपको और भी करनी है। ये एक सियासी मसला था, ये दहशतगर्दी परवान क्यों चढ़ी, उसकी तरफ भी आपको, गुर्बत की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, पसमानदगी की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 इश्यूज पे यकसुई है कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। आपने अभी एक ज़िमनी सवाल किया था, रिजवान साहब तो बड़ा अच्छा था कि जी क्या पाकिस्तान का भी कोई एजेंडा है। हाँ, अब कोई बाहर से एक टेलीफोन कॉल करेगा तो पाकिस्तान की फजाएं और हवाएं अमेरिका के स्पुर्द नहीं की जा सकेंगी। बात है इलेक्टेड लीडरशिप को, अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इमरान खान की, नवाज शरीफ की पॉलिसी, किसी बुरे से बुरे सियासतदान को भी जरूरत नहीं हुई कभी कश्मीर की रेजोल्यूशन पे कंप्रोमाइज कर जाए, वो डिक्टेटर कर गया था। और जितना कश्मीर काज को उस वक्त नुकसान पहुंचा है उतना किसी सियासी हुकूमत में नहीं पहुंचा। मैं समझते हैं कि दुरुस्त का कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए, और आलिया बीबी कभी कभी पार्लियामेंट को भी बुरे कार लाना चाहिए। इस पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, उसमें खारजा पॉलिसी भी, मैं इसलिए कह रहा हूं खारजा पॉलिसी भी डिस्कस होनी चाहिए, दाखिला पॉलिसी भी होनी चाहिए। और इस पार्लियामेंट को आप अपने सियासी और जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने इख्तियारात के लिए बुरे कार ना लाएं, खुदारा पाकिस्तान के लिए बुरे कार लाएं। पाकिस्तान ने आने वाले वक्त के अंदर लीडर सवाल करने दीजिए, जब कुर्सियों को खतरा होता है तो वो जमहूरियत के अलंबरदार सारे जाकर पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। ये जो आप दहशतगर्दी का हम रोना रो रहे हैं, किस शख्स ने पाकिस्तान की फजाएं और हवाएं अमेरिका के स्पुर्द की थी? ये रिजवान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि जब 120 की स्पीड से गाड़ी जाती है तो फिर उसे रोक के आपने यू टर्न लेना होता है। टेलीफोन कॉल पे जब पॉलिसियां तब्दील होती हैं फिर मुल्कों के साथ यही असर होता है। मैं समझता हूं हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है। स्पीड जो है हर प्लान के मुताबिक, हर मसले के मुताबिक बना ली थी, लेकिन अब पार्लियामेंट के बुरे कार लाएं और पाकिस्तान के लिए फैसले करें। मैं जब पॉलिटिकल लीड की बात, मैं जब फैसले और किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहे। जब मैं पॉलिटिकल लीड की बात करता हूं तो पॉलिटिकल लीड में डिक्टेटर शामिल है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया। मैं टोटली एग्री करता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता कि वो ही इज आउट ऑफ दिस, ही इज मोर, इनसे भी एग्री करता हूं। ये आधे दहशतगर्दी बड़ी उसके बाद है, लेकिन एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मुझे एक बात नहीं, मुझे पूरी बात, एक जुमला कंप्लीट कर रहे थे प्लीज, एक मिनट प्लीज, इफ यू परमिट। मैं आपसे यह कर रहा हूं कि इसका जो दूसरा एंगल है, जो आप थोड़ी देर पहले इन्होंने गुर्बत की बात की, पाकिस्तान ये जो ना, एक तो प्योर मिलिटेंट टेररिस्ट जो आ रही है, दूसरी एक आपके स्टेट जो ना सोसाइटी, नहीं इसी के साथ लिंक है ना, अलग नहीं है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। ये आप उसको जब तक मानेंगे नहीं, आपका देखिए ना आप ये मानते कि हिंदुस्तान करा रहे हैं, मेरी गुजारिश, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। मेरी बात सुन ना, आप ये कह रहे हैं कि बाहर से दुश्मन कौन है, वो भी आप मानने को तैयार नहीं है। मतलब आप नहीं, मतलब कुछ लोग आप ये भी मानने को तैयार नहीं कि रूट, ये आपने तस्वीर देखी है, मानने से कोई आपने तस्वीर देखी है, जो लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, एक लेबर था, वो था, ये सब पैसे पे कर रहे थे। किस चीज के लिए कर रहे थे ना? पैसे पे कर रहे थे, वैसे कुछ नहीं कर, कोई कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी नहीं थी या किसी और का फलसफे पे नहीं कर रहे थे। बाय द वे, इट इज ऑल दिस लिटिल मनी।
सुने मेरी बात, ये जो इलिटिस्ट सिस्टम है ना पाकिस्तान के अंदर, सुने ये रूट कॉज है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप एक नेशनल रिफॉर्म लाएं जिसमें आप इलिटिस्ट सिस्टम को रिफॉर्म करें। 2016 इसी बात पे हम खत्म करेंगे कि जो एक बड़ा चैलेंज है जो कि आर्मी चीफ ने खुद लिया है, और दूसरा उन्होंने अब अपने जो है एक्सटेंशन के मामले को भी रद्द कर दिया है। तो ये 2016 जो है अमन का साल होगा, दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा सर। ये अमन का साल होगा, दहशतगर्दी का साल होगा और पाकिस्तान के आगे बढ़ने के साल होगा, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया। इंशाल्लाह राइज करेगा 2016-17 में। आपको इसके अलावा ग्वादर गेम चेंजर है जो आपका कंप्लीट हो रहा है, अगले साल में हो जाएगा। 17 तक जा रहे हैं आप, यानी कि आप जा रहे हैं कि 17 तो होगा ना, 17 तो जाना चाहिए, महफूज होगा, मजबूत होगा। और मैं बताऊं, दहशतगर्दी की जड़ें कटनी है, ये जिनको हमने इस साल काबू करना है और पाकिस्तान ने इक्तिसादी वाले से टेक ऑफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों की तशरीफ आवरी का। नासरीन, यहाँ के जो कंक्लूजन रिमार्क्स हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोग्राम का आज का है वो यही है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने एक बहुत ही असूली फैसला किया जिसको सबने सराहा भी, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इस वक्त फैसला कर सकते हैं कि वो अब आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करेंगे या नहीं। लेकिन सलमान गनी साहब के रिमार्क्स ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, उनका अपना तज्जिया सियासी तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल राहील शरीफ साहब को दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप एक्सटेंशन लें, क्योंकि वक्त की अहम जरूरत है। ये तो आने वाला हमें वक्त ही बताएगा कि हुकूमत क्या करती है, वजीर आजम क्या करते हैं। लेकिन जो जनरल राहील शरीफ ने अपने लिए एक चैलेंज मुंतखब किया है वो हिमालय जैसा है। वो हिमालय जैसा चैलेंज ऐसे है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को जो उम्मीद दी है कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा, पूरी कौम इस वक्त जनरल राहील शरीफ को ये यकीन दिलाती है कि वो दहशतगर्दी के इस चैलेंज को निपटने के लिए भरपूर इकदामात करे। कौम जनरल राहील शरीफ के साथ है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।